इस साल हमने सुप्रीम कोर्ट में कई इम्पोर्टेंट केसेस की हियरिंग देखी है, जहां एक समय इलेक्शंस के पहले सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स जजमेंट ने सुर्खियां बटोर ली थी। वहीं लोकसभा इलेक्शंस के दौरान हमने ईवीएम से जुड़े मसले की सुनवाई देखी थी और कैसे जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने उल्टा पिटिशनर्स को ही इस केस में फटकारा था। इंटरेस्टिंग बात ये है कि इन दोनों मामलों में एडीआर लीड पिटिशनर के रूप में सामने आई है और जिन्हें और किसी ने नहीं बल्कि सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने रिप्रेजेंट किया था। अब जहां सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ऑलरेडी इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े प्ली की मेंशनिंग सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ से कर चुके हैं कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम फॉर्म करे। वहीं आपको बता दें कि जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता के 26 अप्रैल के ऑर्डर के खिलाफ रिव्यू पिटिशन आया है। जी हाँ, आपने सही सुना। 26 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट बेंच ने वीवीपीएटी और ईवीएम मशीन्स के 100% क्रॉस वेरिफिकेशन की मांग को डिसमिस कर दिया था और इस बात से भी इनकार कर दिया था कि ईवीएम्स की जगह पेपर बैलेट वापस से इस्तेमाल होने चाहिए। अब जो इसके खिलाफ रिव्यू पिटिशन फाइल हुई है, तो देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना क्या फैसला सुनाया है और ये भी देखेंगे कि आखिर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स की न्यू प्ली पर क्या कहा है। तो पहले डील कर लेते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण की क्या मांग है। पिटिशनर्स की ये मांग है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के डेटा इनक्लोज होने के बाद ये साफ दिखा है कि कंपनीज और इंडस्ट्रीज ने पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार को अपने फेवर में ऑर्डर्स देने के लिए पैसे दिए थे और इसी में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक एसआईटी बननी चाहिए जो कि प्रॉपर जांच कर सके। इस केस की लिस्टिंग के बावजूद भी इस मामले में अभी तक कुछ अपडेट नहीं है, जिसकी वजह से भी सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के खिलाफ सवाल उठे हैं कि आखिर वे इस केस को क्यों अवॉइड कर रहे हैं। अब वे इस केस को अवॉइड कर रहे हैं या नहीं हम नहीं कह सकते, पर एक बार फिर सीजेआई के सामने सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने इस केस को मेंशन किया है, तो देखते हैं कि ये केस अब कब लिस्ट हो सकता है। वहीं दूसरी ओर वीवीपीएटी और ईवीएम जजमेंट के केस में रिव्यू पिटिशन पिटिशनर अरुण कुमार अग्रवाल ने फाइल की है, ये क्लेम करते हुए कि जस्टिस खन्ना और दत्ता के ऑर्डर में बहुत मिस्टेक्स और एरर थी। असल में सुप्रीम कोर्ट बेंच ने 100% क्रॉस वेरिफिकेशन की प्ली को इसलिए भी डिसमिस किया था क्योंकि उनके हिसाब से इसमें काफी समय बर्बाद हो सकता था और जिससे लोकसभा इलेक्शंस के रिजल्ट डिले हो जाते। हालांकि इसको फटकारते हुए पिटिशनर अरुण ने क्लेम किया है कि इट इज नॉट करेक्ट टू स्टेट दैट द रिजल्ट विल बी अनरीजनेबली डिलेड बाय टैलिंग ईवीएम वोट्स विद वीवीपीएटी स्लिप्स और द मैन पावर रिक्वायर्ड विल बी द डबल ऑफ दैट ऑलरेडी डिप्लॉयड। Existing CCTV surveillance of counting halls would ensure that manipulation and mischief does not occur in VVPAT slip counting। हालांकि सुप्रीम कोर्ट बेंच के सामने जब ये रिव्यू पिटिशन आया तो उन्होंने पाया कि उनके जजमेंट में कोई गलती नहीं थी और ऐसे में एक रिव्यू पिटिशन की कोई नीड नहीं, और साथ ही इस प्ली को डिसमिस करते हुए द बेंच स्टेटेड, "We have carefully perused the review petition as also the grounds in support thereof. In our opinion, no case for review of the judgment dated 26th April 2024 is made out. The review petition is accordingly dismissed." लेकिन इस पॉइंट के अलावा भी अरुण ने बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट्स उठाए थे और कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का 100% क्रॉस वेरिफिकेशन को डिसमिस करना इस बेसिस पर कि 5% ऑफ द वीवीपीएटी स्लिप्स आर टैलीड विद वोट्स कास्ट काफी गलत है, क्योंकि असलियत में ओनली 1.97% ऑफ वीवीपीएटी स्लिप्स आर टैलीड विद ईवीएम वोट्स। सुप्रीम कोर्ट ने इन प्लीज को रिजेक्ट करने के साथ ईसीआई को कुछ डायरेक्शंस भी दिए थे कि वे कैसे इस मामले में और सुधार ला सकते हैं, एंड दीज मेजर्स इंक्लूड द फॉलोइंग। ऑन कंप्लीशन ऑफ द सिंबल loading process, the symbol loading units SLUs shall be sealed. The sealed container shall be kept in the strong rooms for 45 days. All candidates shall have the option to be present at the time of verification. The district election officer shall certify the authenticity of the burnt memory. Burnt memory in the microcontroller unit is to be checked by a team of engineers। लेकिन इन मेजर्स के खिलाफ भी पिटिशनर्स अरुण ने कंप्लेन किया था, ये कहते हुए कि ये काफी नहीं है, एंड स्टेटेड द इंटायर डिस्कशन ऑन द SLU ignores the fact that SLU is vulnerable and needs to be audited। This honorable court completely overlooked the possibility that the data in the SLU can have extra bytes other than just the necessary images। हालांकि जजमेंट के दौरान जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा था कि लोगों का ऐसा ब्लाइंड मिसट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट के लिए ही काफी मुश्किलें पैदा कर देता है जब वे बिना वजह किसी ऑर्गेनाइजेशन को शक की निगाहों से देखने लगते हैं, एंड हैड स्टेटेड ब्लाइंड मिसट्रस्ट कैन ब्रीड अननेसेसरी सस्पिशन, इंस्टेड अ क्रिटिकल येट कंस्ट्रक्टिव अप्रोच गाइडेड बाय एविडेंस and reasons should be followed to ensure the system's credibility and effectiveness। इस केस की हियरिंग के दौरान ऐसे काफी हीटेड आर्ग्यूमेंट्स भी देखने को मिले थे जब सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट बेंच के पीछे ही पड़ गए कि
कि ईवीएम वन टाइम प्रोग्रामेबल नहीं है और इसमें छेड़खानी करने की पूरी संभावना है। हालांकि जस्टिस संजीव खन्ना काफी गुस्सा हो गए थे और सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण को फटकारते हुए कह दिया था कि इफ यू आर प्री-डिपोज्ड अबाउट अवर थॉट प्रोसेस देन वी कैन नॉट हेल्प यू, वी आर नॉट हियर टू चेंज योर थॉट प्रोसेस। और जस्टिस दीपांकर दत्ता भी शांत नहीं बैठे थे और डांटते हुए कह दिया था कि वी कैन नॉट कंट्रोल द इलेक्शन मिस्टर भूषण, वी कैन नॉट कंट्रोल अनदर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। हालांकि इस प्ली को डिसमिस करने के बाद और कुछ सजेशंस देने के अलावा जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने अपने जजमेंट में स्टेट भी किया था कि कैंडिडेट्स coming second or third can ask for a verification of the burnt memory semi-controllers in 5% of EVMs per assembly segment of each parliamentary constituency. This verification will be done after a written request is made by the candidate and would be carried out by a team of engineers of the EVM manufacturers. यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बेंच ने ये भी ऐड किया था कि वेरिफिकेशन की रिक्वेस्ट रिजल्ट डिक्लेयर होने के 7 दिन के अंदर ही हो सकती है और उसमें भी कैंडिडेट्स को इनिशियली खर्चा उठाना पड़ेगा और उन्हें रिफंड तभी मिलेगा जब ईवीएम्स में सच में कोई फॉल्ट निकले। और वहीं इस लोकसभा इलेक्शंस के रिजल्ट्स आने के साथ ही ईसीआई को करीबन 8 प्लीज ऐसे आए हैं जो ईवीएम वेरिफिकेशन की मांग कर रही है। जहां 8 लोकसभा इलेक्शंस के रिजल्ट से जुड़े हैं, वहीं 3 असेंबली इलेक्शंस इन आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा से जुड़े हैं, जो कि लोकसभा इलेक्शंस के साथ साथ ही हुए थे। इस मामले में जहां ईसीआई एक टेक्निकल एसओपी को फाइनलाइज कर ही रही है, वहीं सूत्रों की माने तो उन्होंने एक मॉक पोल करने का सोचा है। जी हाँ, आपने सही सुना। ECI is thinking of organizing a mock poll on the machines identified by the candidates, given that it is a tried and tested method to establish the efficacy of the EVMs. The matching of VVPAT slips with the EVM count will also be done as part of this process. और तो और ये भी सुनने आ रहा है कि इस मॉक पोल में कैंडिडेट को आजादी है खुद वोट करने की या अपने एक रिप्रेजेंटेटिव से वोट करवाने की। अगर कैंडिडेट को चाहिए तो the 3 parts of the EVM, the control unit, ballot unit and voter verifiable paper audit trail unit can be arranged and connected in whichever sequence he/she prefers. ऐसे आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के बाद से ECI ने काफी कदम भी उठाए हैं। On June 1, the EC released an administrative standard operating procedure which says candidate who want to apply for verification must do so within 7 days of the result and deposit ₹40,000 per EVM। और जहां इस मॉक पोल की बात हो रही है तो ECI ने 1400 वोट्स कास्ट करवाने का भी सोचा है। इसके साथ ही कैंडिडेट्स और रिप्रेजेंटेटिव्स कैन आइडेंटिफाई EVMs by the polling station और सीरियल नंबर। अब जहां इस केस में ECI काफी एक्टिव दिख रही है, वहीं यूनियन गवर्नमेंट की मुश्किलें बढ़ सकती है अगर सुप्रीम कोर्ट बेंच इलेक्टोरल बॉन्ड्स के केस में एक SIT फॉर्म करने की बात से अग्री कर ले। ऐसे देखा जाए तो सरकार के साथ साथ उन कंपनीज के लिए भी काफी परेशानी खड़ी हो चुकी है जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड से डोनेशंस दिए थे। इसलिए क्योंकि prominent companies such as Infosys, Embassy Group, Mega Engineering, Aditya Birla Group, JSW Steel, Torrent Pharma, Lupin Indus, Bharti Airtel and Alembic Pharmaceuticals Limited को इस मामले से जुड़े नोटिसेस मिलने लगे हैं for deductions claimed for political contributions made through electoral bonds। तो देखते हैं कि आखिर कब जाकर CJI DY चंद्रचूड़ इस मामले की सुनवाई करते हैं। अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। Until then, keep following लॉ चक्रा।